नमस्कार। लक्ष्मणधारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी एमसीक्यू की सीरीज़ के अंदर देख रहे थे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिस्ट्री के बारे में, जो आपके फॉर ऑल एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। इसके अंदर अपन आपके तीसरे अध्याय की बातचीत करेंगे, यानी तीसरे अध्याय के अंदर से महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों की बातचीत करेंगे। इससे पहले अपन ने पहले दूसरे अध्याय के नोट्स एंड जीके एंड तीसरे अध्याय की नोट्स एंड जीके क्लासें कंप्लीट की है, जो कि अपने लक्ष्मणधारा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर दी गई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जा करके ज़रूर देखें, जहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट बनी दिखाई देगी जो आपकी पढ़ाई के लिए उपयोगी होगी। तो चलो तीसरे अध्याय के अंदर से किस तरीके से अपने महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन बनते हैं उनकी बातचीत करते हैं। चलिए, ओके, चलो। तीसरे अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो किस प्रकार है, चलो देखो। 18वीं सदी के द्वितीयार्ध में बंगाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कालखंड में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। क्या यह बात सत्य है? यस, ये बात अपने नोट्स एंड जीके की जो क्लास थी उसके अंदर जरूर देखा था। ठीक है। और उसके बाद में इस कालखंड में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग नहीं था के कार्यकाल के दौरान कंपनी ने राजस्व आय के लिए स्थायी बंदोबस्त नामक व्यवस्था लागू की। हाँ, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू जरूर हुई थी, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स वहाँ का गवर्नर जनरल नहीं था। इसका मतलब आपका दूसरा कथन जो है गलत है। अपने को सत्य कथन की पहचान करनी है, तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। व्याख्या देखो। बंगाल की दीवानी मिलने, अब बंगाल की दीवानी कब मिल जाती है कंपनी को? 1765 में। ठीक है। मिलने के बाद अंग्रेजों की नीतियों से बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही थी। इसके बीच 1770 में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा और इसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई, जो कि बंगाल की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा था। अतः कथन जो आपका एक है वो सत्य है। अर्थव्यवस्था में अपना राजस्व तय करने के लिए 1793 में कंपनी के अंदर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया और इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस चीज़ को ध्यान रखें, न कि वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये जो आपका दूसरा कथन यहाँ प्रश्न में दिया गया है वो गलत है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता देकर उन्हें किसानों से लगान वसूलने का काम दिया गया। यस, इट्स करेक्ट आंसर। ओके। इस व्यवस्था के अनुसार जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। यस, ये भी करेक्ट है। इसके अंतर्गत किसानों से तय राजस्व को कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता और ज़मीन पर किसानों का अधिकार सुरक्षित रखा गया। तो ये बात गलत है। कभी नहीं बढ़ाया जा सकता, ये बात तो थी, लेकिन किसानों का अधिकार सुरक्षित रखा गया, ये बात गलत है। तो आपका कथन है वो तीसरा गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन एक राइट हो जाएगा। 1 और 2 जो है आपका सही कथन होगा। आगे देखो, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखो, स्थायी बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा दिया गया। कथन एक बिल्कुल सही तरीके से स्पष्ट हो गया। आगे देखो, इस व्यवस्था में जमींदारों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी इसके अंदर इजाफा नहीं किया जा सकता, परंतु ये शर्त केवल जमींदारों के लिए थी, न कि किसानों के लिए। जमींदार किसानों से लगान की मांग बढ़ा सकते थे, ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी। इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहने और जमीन सुधार पर ध्यान देंगे। परंतु जमींदारों ने ऐसा नहीं किया। किसानों को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। ऐसे में किसान कर्ज में फंसता जा रहा था तथा उत्पादन घटने से लगान भी नहीं चुका पा रहा था। अतः गलत कथन जो 3 है वो गलत है। और जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे तो उसकी जमींदारी भी छीन ली जाती थी। अतः कथन 2 है वो सत्य है, लेकिन इन किसानों की जमींदारी सुरक्षित नहीं थी, इसलिए आपका जो कथन 3 है वो गलत माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मालवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तैयार की थी। ओके। कथन संख्या 3, क्या ये लॉर्ड हेस्टिंग ने तैयार की थी? नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ये तैयार नहीं की थी। इससे में राजस्व के लिए निर्धारित इकाई महाल थी। इसका अर्थ गांव या गांवों का समूह होता था, ये सही है। इसमें निर्धारित राजस्व स्थायी रूप से तय नहीं था। ठीक है। और ये भी सही है। और इसमें कंपनी द्वारा
एक तरफ करने कर एकत्र करने का दायित्व जमींदारों को दिया गया, नहीं, मालवाड़ी में जमींदारों को नहीं दिया गया था, ठीक है ना। मालवाड़ी का एकत्र है वो डायरेक्ट की दिया गया था आपके, वो मुखिया था ना, गांव का मुखिया, उसको दिया गया था। तो आपको गलत कथन का चयन करना है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4, है ना। आगे देखो, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉलैंड मैकेंजी, कौन, हॉल्ट मैकेंजी नामक एक व्यक्ति था जिसने मालवाड़ी बंदोबस्त को तैयार किया और उसने 1822 में इसको लागू किया, ठीक है ना। तो एक कथन जो है गलत है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो व्यक्ति का नाम दिया गया था वो था वॉरेन सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है ना, इसलिए। और इसमें महाल को राजस्व की इकाई तय किया गया, जिसका अर्थ ये एक गांव या गांवों का एक समूह होता था। इसमें गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव का ग्राम समूह यानी महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इसमें राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई, अतः 2 और 3 सही है। और इसमें राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मे जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया, अतः कथन 4 गलत है। तो ऑप्शन जो आपका राइट है वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारत क्षेत्रों में लागू किया गया, ठीक है। और दक्षिण में परंपरागत जमींदारों के अभाव के कारण सीधे किसानों से ही बंदोबस्त तय करना किया गया। और तीसरा जो है इसमें, इस व्यवस्था में टॉम्स मुनरो, इस व्यवस्था को टॉम्स मुनरो ने विकसित किया, यस। पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, तीसरा कथन भी सत्य है, ये गलती से रेड हो गया, तो आपका ऑप्शन है वो डी राइट हो जाएगा, ठीक है। आपके उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, आप इसकी व्याख्या को पढ़िए, तब तक मैं पेयजल ले लेता हूँ। हाँ, चलो, पेय पदार्थ को हमने ग्रहण कर लिया है, चलिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों में लागू की गई, ध्यान रखना, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो मुख्य रूप से आपके जो दक्षिणी भारतीय क्षेत्र है यहाँ पे लागू की गई थी। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर देखा। टॉम्स मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया, ध्यान रखना, आजमाया किसने, अलेक्जेंडर रीड ने, और टॉम्स मुनरो ने इस व्यवस्था को क्या किया, विकसित किया, ये चीज़ ध्यान रखना। और अतः इसे मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं। धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। तो तीनों में अलग अलग व्यवस्था थी, मालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और एक कौन सा था, स्थायी बंदोबस्त। आगे देखो, प्रश्न संख्या 5, ब्रिटिश भारत में नील की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों द्वारा अपने लाभ के लिए पैदा कराई जाने वाली मुख्य फसलों में से एक थी जिसकी यूरोपीय जो देश थे उसके अंदर बहुत मांग थी, यस, ये कथन सत्य है, पहला जो ऑप्शन है वो सत्य है। नील की खेती के 2 मुख्य तरीके थे, निज और रैयती, यस, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, जो कि अपन ने नोट्स के अंदर देखी थी। नील की कटाई के बाद उन खेतों में धान की खेती नहीं की जा सकती, तो ये भी अपन ने नोट्स के अंदर पढ़ी थी। अगर आप डायरेक्ट MCQ देख रहे हैं तो उससे पहले आपको नोट्स वाली क्लास देखनी होगी, जो कि अपने प्ले लिस्ट में दी हुई है, ठीक है ना। तो आप पहले वहाँ जाके उसको देखिए, जिससे क्या होता है कि आपको पूरी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाती है, ठीक है ना। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, तो अपना डी जो है वो सत्य है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आप कि अंग्रेज़ों ने भारत में नील की खेती किस तरीके से की, और जो नील है वो एक प्रकार सा उष्णकटिबंधीय पौधा है। और और अन्य कौन कौन सी खेती करवाई, तो बंगाल के अंदर पटसन करवाया, असम में आपकी चाय उगवाई, संयुक्त प्रांत में गन्ना उगवाया, पंजाब में गेहूँ उगवाया, और महाराष्ट्र में और पंजाब में कपास का उत्पादन करवाया, और मद्रास में चावल का उत्पादन करवाया। लेकिन यूरोप के अंदर जो नील के पौधे के रूप में जो प्रयोग लिया जाता था वो वोड नामक पौधा होता था, लेकिन जो नील का पौधा जो भारत में उगता था वो बेहतर रंग प्रदान करता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से करके आप ये व्याख्या पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी व्याख्या है तो आप वीडियो रोक करके देख लेना, ठीक है। आगे देखो, प्रश्न संख्या 6, ब्रिटिश काल में बागान मालिकों तथा नील की खेती करने वाले रैयत के मध्य टकरावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सही कथन का अपने को चयन करना है। बंगाल के किसानों में नील की खेती से इनकार कर नील की विद्रोह की शुरुआत हुई, यस, ये बात सत्य है।
नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए नील आयोग बना, जिसे बागान मालिकों को निर्दोषी बताया गया। यस, ठीक है, निर्दोष दिया गया। और चंपारण में महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। ओ, ये गलत है, निर्दोष नहीं, उनको दोषी बनाया गया था, ठीक है ना, ये सही है। तो आपका ऑप्शन है वो बी राइट हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है ना, उनको दोषी बनाया गया था। नील आयोग ने क्या है, पूरा जिम्मा किसको ऊपर दिया कि भाई ये जो बागान मालिक है वो किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो इस नील आयोग ने जो बागान के मालिक थे उनको दोषी बताया, ठीक है ना। देखो व्याख्या में भी देख लो, बिल्कुल अच्छे तरीके से व्याख्या दी हुई है, बहुत मोटी सी। तो देखो कि 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों का मुखिया का भी समर्थन मिल सकता है। तो मार्च 1859 के अंदर बंगाल के अंदर हजारों लोगों ने नील की खेती करने से इनकार कर शुरू कर दिया और एक तरीके से नील का विद्रोह शुरू हो गया, ठीक है ना। और विद्रोह में व्यापक होने के कारण एक नील आयोग बनाया गया और जिसके अंदर बागान मालिकों को दोषी पाया गया, ये देखो, ठीक है ना। और फिर 1917 में महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण में जाकर के आंदोलन की शुरुआत की, ये सारी देख सकते हैं आप। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7। प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या 7 को बढ़िया अच्छी तरीके से देखो और समझो। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको दो दिए गए हैं कथन और कारण। क्या दिया गया? कथन और कारण दिया गया है, ठीक है ना, आपके सामने कथन और कारण दिए गए। क्या कारण दिए गए? कि कथन है वो बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली के अंतर्गत अंग्रेजों के पास अधिकार तो सारे थे लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं थी। क्या ये बात सत्य है? ओके। कारण, सरकार की इस प्रणाली के अंतर्गत नवाब के पास न तो अधिकार थे और न ही जिम्मेदारी थी। तो आपका पहला प्रश्न है, इस सॉरी ये जो 7वां प्रश्न है इसके अंदर जो आपका ऑप्शन है वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली के अंतर्गत अंग्रेजों के पास अधिकार सुधारे थे लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और कारण ये कि सरकार की इस प्रणाली के अंतर्गत नवाब के पास न तो अधिकार थे और न ही जिम्मेदारी, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 कि मद्रास में रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार किसको माना जाता है? मद्रास के अंदर जो आपकी रेतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था जो शुरू की गई थी वो टॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। उसके बाद में 9 नंबर का प्रश्न देखो कि ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से राजस्व प्रणाली का क्रम क्या था? तो सबसे पहले आपका स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, भाई सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद में आपका रेतवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद में मालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद में मालवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद में आपका आ जाएगा, देखो ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित राजस्व प्रणाली का कालक्रम नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करेंगे तो सबसे पहले अपने आएगी क्या? रेतवाड़ी, स्थाई या फिर मालवाड़ी। तो सबसे पहले स्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तो ये आ जाएगा 1 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद में कौन सा लागू किया गया? स्थाई बंदोबस्त के बाद में आपके जो लागू किया गया वो किया गया था राजस्व प्रणाली की बात कर रहे हैं ना, तो एक मिनट, राजस्व प्रणाली में सबसे पहले अपने ये आएगा नीलामी प्रणाली, 4 नंबर, नीलामी प्रणाली आएगी पहले, ये आएगी पहले। उसके बाद में आएगा आपका स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त के बाद में आएगा ये 3 नंबर पे ये आ जाएगा रेतवाड़ी बंदोबस्त और उसके बाद में आ जाएगा मालवाड़ी बंदोबस्त। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4 2 1 3, ठीक है ना, ये ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके तीसरे अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ के प्रश्न। आगे अपन बातचीत करेंगे चौथे अध्याय से संबंधित। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे चौथे अध्याय में। तब तक आप आनंद कीजिए, पढ़ाई का आनंद लीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का जो लिंक है वो शेयर ज़रूर कीजिए।